तो हम लोगों ने सर्कल देख लिया था, आर्क देख लिया था, रेक्टेंगल समझ में आ गया था किस तरीके से बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है इलिप्स, कि अगर आपको इलिप्स को क्रिएट करना है तो आप इलिप्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इलिप्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो कमांड होती है दैट इज ई एल एंटर। क्या होती है? ई एल एंटर। आपने क्या करा, यहाँ से ई एल एंटर करा, हमारे पास इस पे इलिप्स ऑन हो जाता है कमांड। यहाँ पे हमारे पास इलिप्स का क्या होता है, आइकन होता है, जहाँ से क्या है आप इसको यूज करते हो। अब हमसे कहता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स। इसका मतलब क्या है कि आप जानते हो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आ जाती है, समझते हैं इसको। चलिए, सो आप जानते हो हमारे पास दो एक्सिस हैं। पहली एक्सिस हमारी दैट इज एक्स एक्सिस होती है, और दूसरी कौन सी होती है हमारी? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ये एक्स हो गई हमारी एंड दिस इज वी हैव वाई। ठीक है, अब क्या कहता है हमसे, स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स। मान लो आपको इलिप्स चाहे, अगर आपको इलिप्स इस शेप में बनाना है, या फिर इलिप्स आपको इस शेप में बनाना है, ठीक है, या फिर आपको इलिप्स इस एक्सिस पे बनाना है, इस तरीके से बनाना है, या फिर आपको इलिप्स किसी अदर उस पे बनाना है, ठीक है। सो ये हमसे कह रहा है कि कोई भी एक्सिस में एक एंड पॉइंट फिक्स कर दो। मान लो मुझे इस टाइप का इलिप्स बनाना है, तो मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस में एक एंड पॉइंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सो हमने क्या करा, यहाँ पे आ जाते हैं। सो मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया। क्या कह रहा है, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। अब चाहे वो आप एक्स में ले लो, चाहे वो वाई में ले लो, ठीक है, मतलब वाई में ले लो चाहे फिर वो एक्स में ले लो। सो मान लो मैंने एक्स में इसका दूसरा पॉइंट देके फिक्स कर दिया। अब क्या है, ये दो दो पॉइंट जो मैंने स्पेसिफाई किए, वो क्या करा उसने, उन दोनों को फिक्स कर दिया। मूवमेंट हमारा किस में है, वाई एक्सिस में, ठीक है। अब क्या कहता है, स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। मतलब अब मुझे इसका जो पॉइंट देख रहे हो आप सेंटर से, ये कह रहा है सेंटर से डिस्टेंस बताओ कि आपको कितनी देनी है। तो जो भी डिस्टेंस देनी है आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो और क्लिक कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। ये चीज है, फिर से देख लेते हैं। मान लो मैंने y लिया, पहला पॉइंट दिया, और अगर मैं डायमेंशन के हिसाब से चलता हूँ, मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। डायमेंशन मैंने पहला एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक का दिया 50। कहाँ पे आया 50? ये 50 आया। जो ये इसने 50 लिया है वो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट की डिस्टेंस थी। मतलब यहां से लेकर उसने, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, ये इसने डिस्टेंस y में दे दी। अब कह रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सेस। अब मुझे अगर सेंटर से मैं अगर 25 दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 50 बन जाएगा। अगर मैं सेंटर से इसको लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 50 बन जाएगा। मतलब वो इलिप्स बना नहीं, वो क्या बनेगा, कंप्लीट सर्कल, है ना। तो हम उससे ऑब्वियसली कम डिस्टेंस देंगे। जैसे मान लो मैंने 10 दे दी, सो वो कंप्लीट उसकी कितना हो जाएगा, उसका डायमीटर 20 हो जाएगी, है ना। सो इसी तरीके से क्या है हमें, ओके, तो यहाँ से मैंने मान लो डिस्टेंस दे दी 10 एंटर। तो इसने क्या करा, इस तरीके से उसको क्रिएट कर दिया। पहले वाले केस में तो उसने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की पूरी डायमेंशन ली। सेकंड वाले केस में उसने सेंटर से डिस्टेंस ली है इसकी, ठीक है, पॉइंट से इस पॉइंट तक की। एक्सेस वाला खेल समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है, एक बार फिर से बताइए। होता क्या है कि इसने हमसे कहा कि हमारे पास दो एक्सेस हैं, एक्स एंड वाई। आपको कोई एक एक्सेस फेस करनी है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने एक्स एक्सेस फेस कर दी, तो इसने ये दो पॉइंट जो अपने स्पेसिफाई करेंगे, ये तो इसने फिक्स कर दिए। सेकंड केस में कहता है कि मुझे इस डिस्टेंस से दूसरी, मान लो ये दोनों फिक्स है, अब मुझे एक डिस्टेंस देनी है जो कि सेंटर से होगी। इस केस में हमने ये पूरी एक सिंगल डिस्टेंस दी है कि मेरे पास, मान लो ये है मेरे पास, मैंने 50 का, ठीक है, ये है हमारे पास 50 का जो कि डिस्टेंस दी। अब मुझसे मांग रहा है कि इस एक्सेस से आपको दूसरी एक्सेस पे क्या डिस्टेंस देनी है, आप वो डिफाइन करो। तो जो भी आप डिस्टेंस दोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 दे दी थी, सो ऑब्वियसली जब ये बनेगा तो ये कितने का बनेगा, टोटल 20 का बनेगा। मतलब ये कंप्लीट जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 20 का बनेगा। सो ये क्या करेगा, एक इस शेप में बनाएगा, इस तरीके से, जो भी आप पॉइंट स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। लिख लो अब जरा इसे, इलिप्स का।
EL एंटर लिख दिया। स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स, EL एंटर। स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स, specify एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स, एक्सेस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस। स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट मतलब उसी जो भी आप एक्सेस सेलेक्ट कर रहे हो उसका दूसरा एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट दिया, दूसरा एंड पॉइंट, देन इस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सेस। स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सेस, ठीक है, डिस्टेंस टू अदर एक्सेस। तो इस तरीके से क्या है हम अपने इलिप्स को बनाते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट दे के और अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं हाँ, तो आप पूरा वो एक डिस्टेंस लेगा, सिंगल डिस्टेंस लेगा single पहले केस distance में। लेगा। दूसरे केस में क्या करेगा, वो उसके सेंटर से आपको डिस्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। अब इलिप्स में हमारे पास क्या है, हमने जो अभी बनाया वो बनाया एक्सेस एंड, मतलब पहले बार में तो हमने एक एक्सेस टू एक्सेस लिया, एक एक्सेस का एंड पॉइंट, दूसरे एक्सेस का, उसी एक्सेस का दूसरा एंड पॉइंट, फिर सेंटर से। अब एक इलिप्स होता है कि हम सेंटर टू सेंटर बना रहे हैं, मतलब मैंने ये सेंटर लिया, ठीक है, और मैंने इसका मान लो ये रेडियस दे दिया, ये इसने ऑटोमेटिकली पूरा कंप्लीट ले लिया। ये हमने सेंटर से बनाया, वही सेम चीज है, फिर उसी सेंटर से दूसरा एंड पॉइंट। फिर से देख लो, ये जो हमने करा वो एक्सेस एंड था, EL एंटर करके। हमसे कह रहा है कि मुझे सेंटर टू सेंटर लेके करना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? तो मैंने क्या करा, पहले सेंटर पॉइंट दिया इसका, ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से मैंने एक रेडियस डिफाइन कर दी। डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे चाहिए, मान लो ये चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप डिफाइन भी कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिया था, इधर से इधर तक का दिया था, उसने पूरी डिस्टेंस अपने आप निकाली, मतलब रेडियस दोगे तो डायमीटर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। फिर वही सेम चीज होती है कि उसी सेंटर से आपको दूसरे एक्सिस का डिस्टेंस देनी है, जो भी आप यहाँ पे दोगे तो ऑब्वियसली वो अपनी पूरी डिस्टेंस निकाल लेगा। सो आपका इलिप्स क्या होगा, रेडी। हाँ बताओ। अगर यहाँ पे जैसे हमने सेंटर वाले में अगर हम क्लिक करते हैं एक्स एक्सिस पे 20, तो 20 + 20 40 का बनेगा, 40 का डायमीटर, ठीक है। फिर उसी सेंटर से फिर आपको वो बनाना होगा, ठीक है। अब एक आता है हमारे पास इलिप्टिकल आर्क, कि हमने आर्क तो अभी बनाया, लेकिन मुझे इलिप्स की फॉर्म में आर्क बनाना है, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करा, इसमें वही सेम प्रोसेस हमारा चलेगा, ये वाला जो है, मतलब पहला एक्सेस का एंड पॉइंट, उसी एक्सेस का दूसरा, फिर एक डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे हमसे कहता है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। मैंने कहा मुझे स्टार्ट करना है 30 से, और जो उसका एंड करना है वो करना है 120 पे। सो 30 से लेकर 120 तक क्या होगा, आपके पास एक आर्क बन जाएगा, वो आपका क्या होगा, इलिप्टिकल आर्क। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, किसे यहीं से अगर बढ़ाना नहीं, बढ़ाना इन द सेंस क्या है, फिर आपको इसको एंगल नहीं बता सकते ना, कितने एंगल पे आपको ले जाना है, ठीक है। वो तो इसके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये बस एक एलिप्स की फॉर्म में अगर आपको आर्क बनाना है तो हम इसको यूज करते हैं, हमारे में इतना यूज नहीं आता, मैकेनिकल में हो सकता है यूज आता हो, ठीक है। ये चीज समझ आया? आ गया, ठीक है। सो ये हमें समझ आ गया, एलिप्स आर्क समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो पॉलीलाइन। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है लाइन, एक ये लाइन है, और एक पॉलीलाइन। ये लाइन बनाई है मैंने, और दूसरी मैं बना रहा हूँ पॉलीलाइन। क्या बता सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं। दोनों एक जैसी हैं। जब तक आप इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तब तक आप इसको नहीं बता सकते, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे कि लाइन जो भी होगा उसमें सारे सेगमेंट क्या होंगे, उसके अलग अलग होंगे सारे सेगमेंट्स। बट पॉलीलाइन में क्या है कि आपके पास कितने भी सेगमेंट होगा, पॉलीलाइन हमेशा एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि रेक्टेंगल, 4 सेगमेंट्स हैं हमारे पास इसमें, बट रेक्टेंगल क्या है हमारा, एक 2D पॉलीलाइन, ठीक है। दूसरी चीज पॉलीलाइन की खासियत कि हम इसमें अपने इस वर्टेक्स को ऐड भी कर सकते हैं। मैंने क्लिक नहीं करना, बस किसी भी आप उस पे एज पे
आप वो करो, फिर उसके बाद ऐड वर्टेक्स, नई वर्टेक्स बना भी सकते हो और आप उस पर्टिकुलर को रिमूव भी कर सकते हो वर्टेक्स को। बट इस केस में हमारे पास वो नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है। आगे हम देखेंगे लाइन को पॉइंट लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट लाइन को लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये, ठीक है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है, जब मैं पॉइंट लाइन सेलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट पॉइंट दिया, तो हम यहाँ से लाइन के साथ आर्क भी क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये फिर आपको लाइन चाहिए, आर्क आपको किस टाइप से चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। फिर आपको लाइन चाहिए तो आप अगेन यहाँ पे लाइन भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अपनी एक लाइन और पॉइंट लाइन में बस ये डिफरेंस होता है, पॉइंट लाइन हमेशा क्या होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, बट लाइन क्या होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, सेगमेंट, ठीक है। देखिए पॉइंट लाइन के लिए PL एंटर कमांड इसकी होती है, PL एंटर, क्लियर। लाइन आपको इसमें कुछ और भी आता है आर्क के साथ हाफ विड्थ देखो, वगैरह, वो अब क्या है ना, मैं जब पॉइंट लाइन देखो, पॉइंट लाइन है, अब क्या है, हाफ विड्थ है। क्या कह रहे हैं हमसे, पहले लाइन हम बना लेते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं हाफ विड्थ। क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विड्थ दो, मैंने मान लो स्टार्टिंग विड्थ दी 1 की। क्या कह रहा है, एंड हाफ विड्थ दो, मैंने दिया 3। स्टार्टिंग उसकी 1 से हुई है और एंडिंग उसकी कहाँ पे होगी, 3 पे। वो इस तरीके की लाइन को क्रिएट करने के लिए होता है। अच्छा, ये है, ठीक है। अब अगर दोबारा इसे हमें चेंज करना है तो आपको फिर से हाफ विड्थ अब क्या लेनी पड़ेगी, इसको पूरी हाफ विड्थ 3 0 0, तब आपकी नॉर्मल कंडीशन में आएगी, ठीक है। बाकी जो आर्क थे, आर्क के टाइप्स थे कि आप किस तरीके से आर्क को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। हाफ विड्थ में उसके जो तो चौड़ाई लाइन बढ़ा की होगी देता वो है। विड्थ बढ़ाएगा कि उसकी स्टार्टिंग आपने दे दी और फिर उसकी एंडिंग कहाँ तक हो जाएगी। एक लाइन हो रही है, वो स्टार्ट होते 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 तो उसका एंड कहाँ तक देना है, वो है उसकी। सो आधी डिस्टेंस आप दोगे, वो उसको कवर करके पूरे में ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, देखो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की कमांड होती है DS एंटर। पहले लिख लो DS एंटर। क्या होता है इसमें, DS एंटर करा आपने, DS एंटर करने के बाद हमारे पास क्या है, कुछ चीजें होती हैं, स्नैप, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D का हो गया, डायनेमिक इनपुट आ गया, कोई प्रॉपर्टीज आ गई, ये सारी चीजें, ठीक है। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के बाद एक चीज लिखना, ऑब्जेक्ट स्नैप। पहले इसके बारे में बात करते हैं, सेम चीज है, ऑब्जेक्ट स्नैप। देखो स्नैप एक हमने ऊपर पढ़ा था सबसे पहले जब हम ग्रिड्स पढ़ रहे थे, है ना। क्या था, स्नैप का मतलब होता है किसी चीज को ट्रैक करना, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप मतलब क्या है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ हम लोग ट्रैक करेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप की कमांड होती है OS एंटर, वही सेम चीज है, DS एंटर से जो हम खुलता है वही ऑब्जेक्ट स्नैप से ऑन होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके जो भी ज्योमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए। अब ज्योमेट्रिक पॉइंट्स क्या है, ज्योमेट्रिक पॉइंट्स ये सारे होते हैं उनके, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। अभी क्या ये सब ऑन है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, एक सर्कल बनाया, मैंने एक और सर्कल बनाया, तो अभी क्या है, मुझे पता चल रहा है ये इसका सेंटर है, ये उसका क्वाड्रेंट है, वर्टेक्स है, जो भी चीजें हमें सारी चीजें पता चल रही है, उसका एंड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, वो सारी चीजें। अगर मैं लाइन के केस में देखता हूँ वो चीज, मैंने यहाँ पे लाइन के केस में देखा, तो मुझे अगर सर्कल बनाना है इसके मिड पॉइंट से, तो मुझे वो ट्रैक कर रहा है। अब मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट स्नैप को OS एंटर करा, तो इसको मैंने क्लियर ऑल कर दिया एंड देन ओके कर दिया। तो देखो अब मैं लाइन बनाता हूँ, क्या आपको पता चल रहा है कि उसका मिड पॉइंट कहाँ है। मान लो आपने कह दिया कि ये उसका क्या है, एंड पॉइंट, तो वो ट्रैक नहीं कर रहे थे। सो हमारे जितने ज्योमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको ऑन करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप को, जो कि OS एंटर से होता है। अब यहाँ पे एक चीज है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन और ऑफ। अगर ये ऑफ है, आप इन सबको ऑन भी कर देते हो, तो देखो क्या होगा, लाइन ली, क्या भी ट्रैक कर रहा है, नहीं कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट स्नैप की जो हमारे पास फंक्शन की होती है दैट इज F3, ऑन और ऑफ करने की F3 होती है। सो एक लिख लो इसमें, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन और ऑफ F3। पहले ऑब्जेक्ट स्नैप की कमांड लिखो OS एंटर, OS एंटर, ठीक है। फिर ऑन और ऑफ करने के लिए हमारे पास इसकी जो फंक्शन की होती है F3, ठीक है।
अब देखो, तो हमने इनको ऑन कर दिया, अगर ये ऑन नहीं करा तो कोई फर्क नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ऑन है कि ऑफ है, वो हमें ऑन करना होगा। फिर एक आता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसका मतलब क्या है, देखो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि मैंने एक लाइन बनाई है, ये आपको दिख रही है, ये ट्रैक, ये क्या कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, डॉटेड लाइन दिख रही है, रेफरेंस लाइन दिखा रहा है। मैं अगर यहाँ से इसको देखूं तो ये क्या कर रहा है, ट्रैक कर दी उसने कि ये उसका इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या करता है, इसकी शॉर्ट की हमारे पास F11 होती है, इसको अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये क्या है ना, उस चीज को वो ट्रैक नहीं करेगा। कर रहा है कहीं ट्रैक? तो ये ट्रैकिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं F11, जो ऑब्जेक्ट स्नैप जो हमारे पास कर रहे हैं उसे ट्रैक, उसको यूज करने के लिए हम लोग F11 लेते हैं इसकी शॉर्ट। ठीक है, तो इसका भी लिख लो, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का शॉर्ट की क्या है, ऑन ऑफ करने की F11। ठीक है, इन फंक्शन की इसको याद रखना है, समझ आया? F11। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में थोड़ा सा लिख लो। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्नैप, इट इज यूज्ड टू ट्रैक, is used to track geometric points of an object, geometric points of an object like endpoint, midpoint, endpoint, midpoint, center, tangent, quadrant, etc. मतलब बहुत सारे जो भी हमारे ज्योमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप। आगे समझ में? ठीक है, ठीक है। अब जो हम डीएस एंटर कर रहे थे यहाँ पे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में, सिर्फ इसकी कमांड जो है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास अलग अलग आती है, एक पोलर ट्रैकिंग होती है, आगे हम सीखेंगे पोलर ट्रैकिंग है क्या एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक इनपुट जो लाइन के साथ बनता हुआ आता है F12 से। जब आपका ऑटोकैड इंस्टॉल होगा तो साथ में क्या है ना, कर्सर के साथ साथ एंगल भी दिखाता है और वो सारी चीजें, डिस्टेंस भी दिखाता है, वो क्या करता है, इससे आता है डायनेमिक इनपुट से। अभी मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा आगे, अभी इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हो सकता है कोई की से जैसे उस दिन हुआ था, लेकिन अभी कोई फंक्शन की टच नहीं कर रहा, उस दिन स्टॉप हो गई थी इसलिए। ठीक है, सो डायनेमिक इनपुट हो गया, कोई प्रॉपर्टीज हो गई, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, वो सारी चीजें हम आगे उसमें देखेंगे। ठीक है, मेन हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट स्नैप, जो कि मैंने आपको बताया, ये हल्के हल्के सारे एक एक करके कवर करते हैं। ठीक है, ये चीज ड्राफ्टिंग सेटिंग समझ में आ गया? हाँ, ड्राफ्टिंग। ठीक है, यहाँ से बताओ आपने कौन कौन से देखे थे? यहाँ से ट्रिम, मिरर, ऑफसेट सीखा होगा? ऑफसेट नहीं सीखा। ऑफसेट नहीं देखा? ठीक है, ट्रिम कर लिया आपने, ट्रिम मिरर कर लिया, समझ आ गया मिरर भी? हाँ, मिरर समझ आ गया। ठीक है, कॉपी करा होगा? कॉपी नहीं करा। जूम, मूव, मूव भी नहीं। कॉपी मूव नहीं करा? नहीं। जूम नहीं। एक्सप्लोड? हाँ। एरे? हाँ, एरे भी हो गया? एरे हो गया। फिलेट? फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया। रोटेट भी करा होगा? रोटेट हो गया। लेंथन होगा? लेंथन नहीं हुआ, स्ट्रेच नहीं हुआ। स्केल हो गया, डिवाइड हो गया, मेजर हो गया। अच्छा, डिवाइड हो गया और मेजर हो गया, सारी चीजें हो गई। चलो, सबसे पहले अब इसमें लिखो, ये छोटे से दो चीजें हैं, डोनट और फिल, ये दोनों एक साथ आते हैं। तो डोनट का जो शेप होता है ना, उसको बस क्रिएट करने के लिए हमारे पास डोनट क्या होता है, दो सर्कल अंदर बाहर। तो डोनट की जो, हाँ, बीच में जो भी होता है खाने वाला डोनट होता है। ठीक है, सो हमसे कहता है कि स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, मैंने मान लो इनसाइड डायमीटर दिया 10, आउटसाइड डायमीटर दिया 20। सो ये क्या करेगा, कर्सर को हमारे एक तरीके से डोनट फॉर्म में इसको ले आएगा, हमारे उसमें कम यूज आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है फिल, FILL, एंटर। अभी ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, अब डोनट को यूज करूंगा, DO एंटर, तो बस ये फिल का ये काम होता है कि उसके अंदर जो फिलिंग होती है वो उसको हटा देता है। ठीक है, सो बेसिकली बस इतना ही है डोनट का। अच्छा, एक चीज बताओ इसमें, अगर मैं डोनट में इनसाइड डायमीटर 20 लेता हूँ, आउटसाइड डायमीटर 10 लेता हूँ, तो क्या वो
बनेगा, लेकिन जो इनसाइड होगा उसे हम आउटसाइड में काउंट करेंगे और जो आउटसाइड होगा उसे इनसाइड में काउंट करेंगे। काफी लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं ऐसा नहीं बनेगा, वो ओवरलैप कर जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। होता क्या है कि वो इनसाइड आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड इनसाइड हो जाएगा, और सिंपल इतना। ठीक है। सो डोनट के लिए डीओ एंटर लिख लो, लिखा है। डोनट की जो कमांड है वो डीओ एंटर है। ठीक है। और फिल के लिए FILL एंटर। क्लियर हो गया डोनट और ये फिर क्लियर हो गया। चलो अब आगे लिखो ऑफसेट। ऑटोकैड में ऑफसेट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। ऑफसेट कमांड क्या करती है कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लो सबसे ज्यादा ऑफसेट कमांड आपको यूज आएगी फ्लोर प्लान बनाने में। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, इनकी कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, लाइक यू कैन से वॉल। अगर कोई भी एक डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, तो अब ये क्या है आपस में पैरेलल है। तो ऑफसेट कमांड क्या करता है कि एक जो सेम डायमेंशन का एक पैरेलली एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है विद अ डिजायर्ड लेंथ। एक कोई भी डिस्टेंस पे आपका वो क्या करेगा, उस लाइन की एक कॉपी कह सकते हो, उसे कॉपी बना देगा वो ऑटोमेटिकली। बस वो हम करते हैं ऑफसेट कमांड से, चाहे वो लाइन हो चाहे आर्क हो। आर्क को अगर ऑफसेट हम करेंगे तो वो एक डिस्टेंस पे पहला आर्क और दूसरा आर्क कहाँ पे आपको देना है आप वो डिफाइन करते हैं। ठीक है। सर्कल होगा तो सर्कल में क्या होगा, वो उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ऑफसेट को। रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट को प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। एक लाइन है मेरे पास, मान लो 20 की, ये मैंने 20 क्या करी, एक लाइन बनाई। ऑफसेट की जो कमांड होती है दैट इज ओ एंटर। हमसे कहता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इसे ऑफसेट करना है, इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। मैंने अगर दिया यहाँ पे मुझे चाहिए 3 पे, एंटर। आपने क्लिक करा लाइन पे, अब आपको ऑफसेट इधर चाहिए इधर चाहिए, जिधर भी चाहिए आपने क्या करा उसको क्लिक कर दिया। फिर 3 का अगर चाहिए आपने फिर क्लिक करा, फिर क्लिक करा, फिर क्लिक करा, तो इन दो लाइनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है क्या होगी, वो 3 है। जहां पे भी आपको दो लाइन या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जो पैरेलल उसमें है, तो आप डायरेक्टली वहां पे क्या कर सकते हो, ऑफसेट को यूज कर सकते हो। अब मुझे मान लो डिस्टेंस चेंज करनी है 3 से 5। अब मुझे इसके और एक और ऑब्जेक्ट के बीच में चाहिए 5 ऑब्जेक्ट। पहली कंडीशन ये होती है आपने एस्केप करा फिर वो एंटर करा। हम अपने काम को थोड़ा और अच्छे से करेंगे, हम एस्केप नहीं करेंगे। एक बार स्पेस दबाया कमांड कैंसिल होगी, फिर से स्पेस दबाया कमांड एक्टिवेट होगी। 5 एंटर। अब आप डिस्टेंस जो चेंज होगी वो कितनी हो रही है, अब 5 का ऑफसेट हो रहा है। फिर डबल स्पेस 2 का देना है मुझे ऑफसेट। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपकी स्पीड आ जाएगी तो आप डबल स्पेस करके डायरेक्टली उसमें काम कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई सर्कल है, मैं बिना डिस्टेंस दिए भी एक ऑफसेट उसमें क्रिएट कर सकता हूँ। सो एंटर। मैं डिस्टेंस दी, मैंने पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट मैंने क्लिक कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या करना है ऑफसेट, तो वो उतनी ही डिस्टेंस में क्या करेगा, उसको बनाएगा। अब हर सर्कल के बीच में डिस्टेंस सेम है, सेम यहाँ पे भी। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो मैंने पहला पॉइंट दिया दूसरा पॉइंट दिया, वो डिस्टेंस मैंने क्या कर ली, इसमें मार्क कर ली, आ गई एग्जैक्ट वही डिस्टेंस। तो हम मैन्युअली भी अपनी ऑफसेट डिस्टेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफसेट दे सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? आपने ये सर्कल में कैसे किया आपने? कुछ नहीं, बस क्लिक करा, बाहर लाए, क्लिक कर दिया, ये है, क्लिक करा, ये देखो बाहर चाहिए अंदर चाहिए, आप जिधर भी चाहिए डायरेक्शन अपने माउस से मूव करो, क्लिक कर दिया। ये क्या करेगा, फिक्स कर जो डायमेंशन देते हैं वो क्लिक करने के बाद डायमेंशन देते हैं। क्लिक करने के बाद डायमेंशन आपको देनी है। इसमें भी देख लो रेक्टेंगल, मान लो मेरे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है, ऑफसेट लिया, मुझे नहीं पता कितना बड़ा है लेकिन मुझे डिस्टेंस देनी है, तो मैंने पहला पॉइंट लिया और मुझे चाहिए सिर्फ इतनी डिस्टेंस, तो मैंने
पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्लिक कर दिया, अब क्या है, आप क्लिक करो, अगर अंदर साइड क्लिक कर रहे हो तो इस तरीके से आएगा, बाहर साइड आप क्लिक कर रहे हो तो वो बाहर को ऑफसेट क्रिएट करेगा इस तरीके से, समझ गए? ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑफसेट को यूज करते हैं। लिख लो ऑफसेट के लिए ओ एंटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। ठीक है। तो जहां पे भी आपको करना है बस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा और क्लिक कर दिया, आपका वो क्या होगा, ऑफसेट डिस्टेंस चलता जाएगा। दोबारा यूज करने के लिए डबल स्पेस, वो क्या करेगा, कमांड को एक्टिवेट करके कैंसिल करके फिर एक्टिवेट कर देगा। तो जब स्पीड डिस्टेंस हम लिख के फिर डिस्टेंस डायरेक्टली मेंशन कर दो और फिर करते रहो। क्योंकि अगर मैं कोई भी ऐसा फ्लोर प्लान क्रिएट कर रहा हूँ ना, मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या है, मैंने ऑफसेट ली कमांड सीधे, मुझे नहीं पता कि वॉल, लेकिन मुझे एक आइडिया है वॉल मेरी इतनी तो होगी, मैंने यहाँ से लिया ये लिया, फिर मैंने डबल स्पेस दिया, मुझे चाहिए रूम एरिया यहाँ तक का, ये लिया, फिर डबल स्पेस लिया, वॉल मुझे पता है मैंने दे चुका हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी वॉल की डिस्टेंस है, और इसने क्या करा, वॉल बना दी, फिर डबल स्पेस दिया, मुझे चाहिए रूम यहाँ से यहाँ तक का, सो इधर से इधर, फिर मुझे वॉल बनानी है, डबल स्पेस दिया, ये बन गया, फिर मान लो मुझे बीच में ऐसा थोड़ा सा गैप देना है, ये गैप दिया मैंने, ये आ गया, फिर ऑफसेट दिया मैंने, मुझे ये वॉल चाहिए, ये वॉल ली, ये आ गया, फिर मुझे रूम एरिया चाहिए मान लो, सो मुझे रूम चाहिए आपका यहाँ से यहाँ तक का, कंट्रोल जेड, मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए सिर्फ एग्जैक्ट, वहीं आएगा, फिर उसके बाद मुझे वॉल बनानी है, वो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, समझ आ गया ना? ऑफसेट का बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें फ्लोर प्लान क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ऑफसेट को यूज करते हैं, ठीक है। ट्रिम का यूज पता है क्या है? ट्रिम बेसिकली यूज करते हैं जो भी इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हटाने के लिए। सो TR डबल एंटर कमांड होती है, जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा होगा सिर्फ वो क्या करेगा, उसको ही ट्रिम करेगा, और रिमेनिंग को नहीं, कोई ट्रिम नहीं होता है। अगर मैं इधर से बात करूं तो ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा। आप इस पे क्लिक भी कर सकते हो और ड्रैग करके भी इरेज कर सकते हो, ड्रैग करके डायरेक्ट ड्रैग, मैंने क्लिक करा एक बार, ये इस तरीके से भी ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये इधर से, ये इधर से, सो ट्रिम इस तरीके से यूज करते हैं। तो लिख लो बस कमांड TR डबल एंटर, ट्रिम की TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके। सो इस तरीके से हम ट्रिम यूज करते हैं। मिरर पता है? हाँ मिरर पता है ना? मिरर लिख लो, बस कमांड लिख लो उसकी। मिरर की जो कमांड होती है वो MI एंटर। मिरर बेसिकली क्या करता है, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को, जैसे आप खड़े हो, आपकी कोई भी एक इमेज अगर मिरर में बन रही है, एक खासियत होती है कि जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े हो उतनी डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। सो मिरर की जो कमांड होती है वो MI एंटर होती है। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, MI एंटर दिया, MI एंटर देने के बाद आपने एक्सेस डिफाइन करी कि मुझे किस एक्सेस के अबाउट चाहिए, मुझे इधर वर्टिकल हॉरिजॉन्टली इसको करना है, तो मैंने स्पेस दिया ये। तो जितनी डिस्टेंस आपकी एक्सेस से ऑब्जेक्ट की है, सोर्स की, उतनी डिस्टेंस आपकी किस पे होगी, उसकी बनेगी। जब दोनों हो जाएगा तो पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो, अगर आप यस कर दोगे तो ये हट जाएगा, ये बचेगा, और अगर डायरेक्टली एंटर कर दोगे तो हमें पास दोनों होंगे। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ मिरर, मैंने डायरेक्टली क्या करा, यहाँ से मुझे मिरर करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंटर, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिरर को यूज करते हैं, ठीक है। कॉपी, हेडिंग डालो कॉपी। कॉपी का बेसिकली क्या काम होता है कि अगर मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, ठीक है, कमांड होती है CO एंटर, आपने क्या करा, CO एंटर, ठीक है। कहता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको किस पॉइंट से इसे पिक करना है। आप उसे यहाँ से भी पिक कर सकते हो, यहाँ से भी पिक कर सकते हो, यहाँ से भी पिक कर सकते हो। मैं कहा मुझे यहाँ से पिक करना है, तो मैंने एक पॉइंट लिया,
तो आप इसको जितनी बार उसको लोगे आप उतनी इसकी क्या कर सकते हो, कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। ये ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉपी को यूज करते हैं। तो पहले लिखो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट CO एंटर, CO एंटर, नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट एंड कॉपी, स्पेसिफाई बेस पॉइंट एंड कॉपी। ठीक है, इस तरीके से क्या हम लोग कॉपी और मिरर में अगर हम फर्क देखें तो क्या फर्क होगा? कॉपी और मिरर में देखो, कॉपी इज समथिंग कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। मिरर के केस में वो चीज नहीं है ना। मिरर के केस में देखो, इससे समझते हैं। मिरर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, जैसे मिरर में हम देखते हैं हमें लेफ्ट लेफ्ट हाँ, हैंड राइट हैंड राइट हैंड दिखता है, और बट राइट हैंड कॉपी में आपका क्या है, वो तो डिट्टो आपकी सेम कॉपी हो जाएगी। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं अगर इसको कॉपी करूंगा तो पूरे को सिलेक्ट करा, CO एंटर, ये मैंने क्या करा, कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया। ये कॉपी हुआ है। अगर कॉपी करो, इस पॉइंट पे ले लिया मुझे, मैंने कॉपी ऊपर चाहिए, इधर चाहिए, किधर भी कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन मिरर में क्या है कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मिरर दूंगा, आप जो भी एक्सेस डिफाइन करोगे ना, उसमें क्या है, ऑपोजिट इमेज उसकी क्रिएट होगा। वो कॉपी और मिरर में ये डिफरेंस होता है। ठीक है। अब जैसे कि आपने एरे तो कर रखा है, आपको पता है एरे क्या होता है, तो ऐसी ही एक चीज होती है इसमें, कॉपी के साथ एरे करना। वो एरे अलग था। कौन कौन से एरे पड़े थे उसमें, तीन टाइप के थे, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। वो एक को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलता था, एक को सर्कुलर फॉर्म में, और एक को एक पाथ के थ्रू। इसमें क्या होता है कि एक होता है कॉपी के साथ आपको एरे यूज करना, वो कैसे करते हैं वो भी देख लो। कॉपी के साथ का एरे का मतलब ये है कि मान लो मैं अगर कोई एक साइड व्यू बना रहा हूँ स्टेयर्स का, ये है, तो मैंने सेलेक्ट करा दोनों को, CO एंटर दिया, पॉइंट स्पेसिफाई करा। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद मैं कॉपी नहीं करूंगा, यहाँ पे A एंटर कर दो या फिर एरे पे क्लिक कर दो। सो एरे हमसे कहता है स्पेसिफाई एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे, मैंने दिया 10 एंटर। अब देखो, जो पहली डिस्टेंस और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगी वही बाकी सब में होगी। सो आप वो उसको यहाँ भी प्लेस कर सकते हो, आप उसको यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। ठीक है। ये वाला क्या है, जो एरे हो रहा है ये पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, मतलब जो डिस्टेंस पहले दूसरे के बीच में वही बाकी सब में। अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये है, ठीक है, एंड मैंने क्या करा, एक लाइन ली, यहाँ से लाइन ली, मुझे नहीं पता कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मैंने इसको, इस लाइन को मुझे पूरे में फिल करना है। सो मैंने यहाँ पे कॉपी लिया, बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, और फिर मान लो मैंने सेकेंड पॉइंट की जगह एरे सबसे पहले दिया और नंबर ऑफ आइटम्स दिया मैंने 20। अब इन 20 आइटम्स को क्या है, मुझे अंदर इसको इंस्क्राइब कराना है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे। तो मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कितनी डिस्टेंस दूं कि वो इक्वल हो। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिट चूज करते हैं। अभी देखो कर्सर कहाँ पे है, पहला और दूसरे के बीच, पहले और दूसरे के बीच में। जैसे ही मैं यहाँ से फिट सेलेक्ट करूंगा तो अब कर्सर मेरा कहाँ पा देगा, फर्स्ट और लास्ट के बीच में। कर्सर चेक करो कहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसका लास्ट वाले को बस प्लेस कर दूंगा, बीच वाली ऑटोमेटिकली डिस्टेंस क्या कर देगा, वो उसे फिल कर देगा। सो एक हमारे दोनों इंक्रीमेंट एरे होते हैं, पहला इंक्रीमेंटल एरे हो गया जिसमें पहले और दूसरे के बीच में। दूसरे के केस में हमने क्या करा, एरे बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में हमने एरे कर दिया। कोई कंफ्यूजन है, नहीं, समझ आ गया। सो कॉपी के साथ अगर एरे करना हो तो इस तरीके से, कोई अगर आपसे पूछता भी है ना क्या हम कॉपी के साथ एरे कर सकते हैं, सो आप डायरेक्टली कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कॉपी के साथ एरे। ठीक है, बस बेस पॉइंट उसका स्पेसिफाई करा एंड देन एरे के लिए आपने ए एंटर कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये है कॉपी विद एरे। अब नेक्स्ट लिखो मूव, MOVE, मूव। सेम है जैसे कॉपी का था, वही सेम मूव है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, M एंटर करा एंड देन बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, उसको मूव कर दिया कि यहाँ पे मूव करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे। बेस पॉइंट आप कहीं भी दे सकते हो, जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के बाहर भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो बेस पॉइंट। ठीक है, लिख लो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, M एंटर, नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई बेस पॉइंट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट,
दिस पॉइंट एंड मूव। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। चलो मूव अप। जूम पता है आपको, जूम किस तरीके से करते हैं? जूम हाँ ये भी है, चलो हेडिंग डाल लो बस। जूम की बेसिकली क्या है ना, कमांड होती है Z एंटर। अब आपको क्या करना है, सबको जूम करना है, आप ऑल कर दो Z एंटर। बेसिकली हम यही करते हैं, Z एंटर A एंटर, तो वो क्या करता है, ऑल जितना भी हमारे स्क्रीन पे होता है उतना हम इसको दे सकते हैं। बाकी एक्सटेंड आप उसको पॉइंट अलग अलग हमारे पास ऑप्शन दे रखे होते हैं कि आपको कैसे करना है। विंडोज एक आपने क्या करा, एक एरिया डिफाइन कर दिया कि इतना मुझे जूम करना है, तो वो बेसिकली Z एंटर ये ए एंटर करते हैं तो वो हमारी स्क्रीन पे जितना भी होता है वो उसको क्या करता है, जूम करके एक फिक्स पे आता है। और सेम हमारा क्या होता है, वो टॉप व्यू पे भी वही सेम चीज आती है। जूम कमांड ज्यादातर यूज करते हैं क्या? नहीं, मुश्किल से ही करते हैं। ये वही आपका होता है, टॉप व्यू पे हमने करा डायरेक्टली और डायरेक्टली डिफाइन। क्लिक हाँ, करते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना तो जल्दबाजी में अगर आपको स्पीड चाहिए तो हम उस केस में करते हैं एंटर एंटर, खत्म कहानी। अच्छा। एक साथ जूम हम नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे टॉप व्यू पे क्लिक करें, हमें चाहिए नहीं, तो हम डायरेक्टली Z एंटर करेंगे और ए एंटर, क्योंकि Z और A एक साथ होते हैं इसलिए। जूम के लिए Z एंटर A एंटर। ए एंटर इज फॉर ऑल, जितना है वो सबको क्या करेगा, जूम करेगा। ठीक है, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड शायद मैंने पढ़ा था। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो एक्सप्लोड की कमांड भी, पहले हेडिंग डालो एक्सप्लोड। एक्सप्लोड एक रेक्टेंगल है, मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल एक 2D पॉलीलाइन है। हाँ। अगर मुझे इन सेगमेंट्स को सबको अलग अलग करना है ना, जैसे मुझे लाइन में, तो हम क्या एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोड यूज करते हैं, जिसकी कमांड होती है एक्स एंटर। सो एक्सप्लोड की कमांड है एक्स एंटर, मतलब वो क्या करेगा, सारी लाइंस को आपको अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर एक्स एंटर, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे फिर एक्स एंटर देगा। ठीक है, ठीक है, तो लिख लो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एक्स एंटर। ठीक है, एक्स एंटर। तो एक पॉलीलाइन को हमने क्या करा, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आप इस तरीके से बना लो उसमें, ताकि आपको वो याद रहे कि एक्सप्लोड बेसिकली होता है एक रेक्टेंगल बनाना और उसके चारों साइड ऐसे लाइन बना देते, तो उससे आपको पता याद रहेगा कि लाइंस को अलग करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, पॉइंट लाइन को। हाँ ये है, ठीक है। तो हर सेगमेंट को आपको अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोड यूज करते हैं। ठीक है, एरे आपने लिख चुके हैं, एरे की बस कमांड लिख लो। एरे के लिए ए आर एंटर, एरे ए आर एंटर। तीन टाइप के एरे होते हैं, पहला कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर। तो उसके अंदर ये चीज बना लो बस, रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर हेडिंग डालो, रेक्टेंगुलर एरे। उसमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से, वो क्या करेगा, आपको उसके ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर देगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये बना लो रेक्टेंगुलर के आगे। ये क्या है, एक तरीके से अगर मैं अगर इसको देखूं तो एक तरीके से क्या है, रेक्टेंगल ही है। ठीक है, फिर पोलर लिख लेना। पोलर में मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और पोलर क्या करेगा, इस तरीके से उसको सर्कुलर में क्या करेगा, एरे करेगा। एरे बेसिकली हमें चाहिए होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीटिशन में चाहिए एक क्वांटिटी में, तो हम लोग उसके में क्या करते हैं, एरे यूज करते हैं। सो रेक्टेंगल में ये बना लो, पोलर में ये बना लो, जिससे आपको पता है रेक्टेंगल में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर देगा। ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ एक सर्कल है, उसकी एरे हुए हैं ये, मतलब मल्टीपल कॉपीज चाहिए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए। हाँ, तो उसके एक क्वांटिटी में कह सकते हो, आपको इतना चाहिए। फिर आता है हमारे पास डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज यूज्ड। एरे का बेसिकली हाँ मतलब चाहिए रिपीटिशन में, अगर कोई चीज हमें चाहिए होती है। सो ए आर एंटर, एरे की शॉर्ट की। ठीक है, और पाथ क्या होगा हमारे पास, एक कोई भी एक पाथ हो, चाहे वो लाइन हो सर्कल हो, हमारी क्या है, एक पाथ है। और उस पाथ पे अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो कराना है तो हम क्या करते हैं, उस समय पाथ एरे को यूज कर सकते हैं। वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पाथ पे क्या होगा, कॉपी बनेगी। सो एक ऐसे स्प्लाइन लाइन फॉर्म बनाना, उसके ऊपर ये बना लो, पोलर बनाओ। पोलर एरे, पोलर में और लाइन में क्या डिफरेंस है? मतलब पोलर और
पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस, जो सॉरी पाथ में क्या डिफरेंस है? पाथ में क्या होगा ना, देखो अगर हम पाथ वाला अगर यहाँ पे यूज करेंगे हम सर्कल में, तो क्या ये वर्क करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। सर्कल इसको हटाते हैं, एक सर्कल है, ठीक है, एक और सर्कल बनाया मैंने, ये है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, AR एंटर, सेलेक्ट करा मैंने यहाँ पे पाथ, क्या था सिलेक्ट पाथ कर, मैंने इस पाथ को सिलेक्ट कर दिया, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके ऑप्शंस आते हैं, कितने रोज चाहिए कितने कॉलम चाहिए। अब ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। पहली चीज, पाथ आपका कैसा भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी तो पाथ है, जरूरी थोड़ी ना कि कोई ओपन वे है वही पाथ होगा। अब आते हैं दूसरे केस में, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो ये टोटल है, आइटम है, बिटवीन है, सारी चीज आ रही है, डिस्टेंस भी दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया। यहाँ पे वही सेम चीज आती है, फर्क दिखाते हैं कहाँ पे आते हैं। सेलेक्ट करा, AR एंटर करा, पाथ सेलेक्ट करा, ओ सॉरी पोलर यहाँ पे सेलेक्ट करा। पोलर में क्या होता है कि हमसे स्पेसिफाई करवाता है सेंटर, किसके अबाउट आपको करना है। अगर मैं ये सेंटर दूंगा तो इसके अबाउट हो जाएगा, मैं अगर ये सेंटर दूंगा तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर के अबाउट क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका एंगल आ रहा है, 360 डिग्री में पूरा फिल करना है या फिर सिर्फ मुझे आधे में फिल करना है। मैंने 270 डिग्री दे दिया, तो कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए मुझे, मान लो चाहिए 20, तो वो 270 की मैं 20 डिग्री पे, मतलब इसमें हमें दोनों चीज देना पड़ेगा। आइटम्स उसमें तो बस ये पोलर में देखो सिर्फ इतना है कि आपने एक पॉइंट स्पेसिफाई करा कि जिसके अबाउट आपको क्या करना है, उसे एरे करना है सर्कुलर में, तो आप वो पॉइंट स्पेसिफाई करते हो। इसमें आपको डायरेक्टली वो पाथ स्पेसिफाई करना है कि इस पाथ पे मुझे एरे करना है, तो वो उसी पाथ पे क्या करेगा, एरे करेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है, लिख लिया सब। पोलर बना लो, उसमें इसमें सेंटर पॉइंट जरूर मार्क करना, सेंटर पॉइंट, इसमें आपको सेंटर स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, पाथ भी बना लो इस तरीके से, कोई भी एक पाथ होगा उस पर क्या करते हैं हम, उसको एरे को यूज करते हैं। ये बना लो पाथ एरे में, ठीक है, ये हो गया आपका पाथ एरे, समझ आ गया। ठीक है, फिलेट समझ आता है, हाँ फिलेट समझ चैम्फर भी आपको आ गया, चैम्फर भी आ गया। कमांड इसकी शायद लिखी थी फिलेट की, हाँ सिर्फ कमांड लिखी थी, कुछ तो उधर समझाया भी था शायद। हाँ फिलेट, एफ एंटर, आर एंटर, चैम्फर, सी एंटर, ठीक है। रोटेट समझ में आ गया, रोटेट कैसे करते हैं, रोटेट आर एंटर करके, RO एंटर, RO एंटर करके कमांड लिख लो बस इसकी, रोटेट की। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रोटेट में देखो, रोटेट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रोटेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या है यहाँ पे, एक लाइन ली, ये लाइन है, ठीक है, सेलेक्ट करा, RO एंटर, आपने बेस पॉइंट दिया, किस अब पॉइंट के अबाउट आपको उसको रोटेट कराना है, सो मैंने पॉइंट स्पेसिफाई करा ये। अब आपको रोटेशन एंगल देना है, कितना रोटेशन एंगल आपको चाहिए, मैंने दिया 30, तो वो क्या करेगा, उस बेस पॉइंट से 30 डिग्री उसे रोटेट कर देगा। दूसरी चीज इसमें आती है, RO एंटर, बेस पॉइंट स्पेसिफाई करा, एक आता है कॉपी और एक आता है रेफरेंस, मैंने लिया कॉपी। अब ये क्या करेगा, ओरिजिनल कॉपी बनाएगा और दूसरे को रोटेट कर देगा। अच्छा, ठीक है। रेफरेंस में का खेल क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट करा, RO एंटर, एक पॉइंट लिया, अब इसने आपने रेफरेंस दे दिया। अब आपको एक रेफरेंस एंगल देना है, किसके रेफरेंस से आपको उसको रोटेट करना है, मैंने दिया रेफरेंस एंगल 30 का, तो ये देखो 30 डिग्री पे ही उसको मार्क कर रहे हैं। इसके गैप कितना आ गया इसका, 30 पे। फिर जो भी आपको न्यू एंगल देना है, आप वो न्यू एंगल उसको डिफाइन कर सकते हो, तो वो 30 डिग्री से उसका एंगल मेजर करेगा, एक रेफरेंस आपने स्पेसिफाई करा है उसे, ठीक है। तो ये रोटेट आर एंटर, रेफरेंस 10 डिग्री पे हो सकता है, और अगर हम 30 डिग्री बनाए तो अगर हम 0 से देखेंगे तो 40 पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो रेफरेंस RO एंटर है, और पहले RO नहीं, आर एंटर देखो कर सकते हैं, पहले भी आप कमांड दे सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है ना, हमारे एक स्टेप बढ़ जाता है। जैसे मैं पहले मैंने सेलेक्ट करा, RO एंटर करा, हम डायरेक्टली बन गए। अब अगर मैं पहले RO एंटर करूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं एंटर करूंगा, तो हमने क्या करा, एक स्टेप बचा लिया, पहले सिलेक्ट करा और फिर जो भी कमांड देनी है आप वो कमांड स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर RO एंटर, फिर उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट,
लिख लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, नहीं पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आरो एंटर, आरो एंटर, नेक्स्ट स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसी के आगे लिख लो, फिर स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, एसपी डॉट लिख लिया करो स्पेसिफाई, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है। अब बाकी लेंथन, स्ट्रेच, रे, नहीं ये सब नहीं। ठीक है। और अब क्या है ना कि आपका इतना हो गया, जो वो 2:30 बजे वाला जो मेरा बैच चल रहा है रांची का, अब उनके बराबर शायद आ गए हो, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, वो भी इधर ही बीच में ही कहीं ना कहीं। तो अब आप दोनों का बैच एक साथ चलेगा, ठीक है, प्राची और आपका, ठीक है। तो उनका क्या होता है ना, थोड़ा कॉलेज की वजह से टाइम अप एंड डाउन होता रहता है। अब तो कॉलेज कंप्लीट हो गया, शायद कंप्लीट का एग्जाम हो गया, तो कल मैं उनसे पहले शाम को टाइम कंफर्म करा लूंगा, आप उसी टाइम पे आएंगे कल, ठीक है ना। 12 बजे से पहले रहेगा, 12 बजे के बाद में रहेगा, बाद में है। हाँ ठीक है ना। तो आप उस टाइम पे आना, फिर यहाँ से अब आपका क्या चलेगा, सब साथ साथ चलेगा पूरा, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना कवर कर लिया, ये कवर कर चुके हैं हम यहाँ पे। मॉडिफाई टूल्स हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे पूरा, ठीक है, और कुछ हम लेयर्स पे बात करेंगे, फिर हल्के हल्के तो बस चलता रहेगा, ठीक है ना। ये है क्लियर, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अच्छा ऐसे इसमें आप मुझे 3D भी बताएंगे।